बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है हिसारे ज़ात और राइटर का नाम है शबाना शौकत। तो आइए शुरू करते हैं। छोटे बड़े नकरई सितारों से सजा उदा आसमान जो इस वक्त स्याही माइल हो रहा था, कैसे फ़ख्र से तना हुआ था कि इस पर चांद भी चमक रहा था, जिसकी चांदनी एबटाबाद के कोहसारों को छूकर उन्हें अनोखी चमक अता कर रही थी। सफ़ेद बदलियां भी पहाड़ों की ओट से छुपन छुपाई खेल रही थीं। कभी चांदनी इन बदलियों की ओट से झांकती तो कभी छुप जाती। ठंडी मुअत्तर हवा ऊंचे दरख्तों के पत्तों को छेड़ती तो वो झूम कर तालियां पीटते। पत्तों की सरसराहट और हवा की छेड़छाड़ जिस्म जाँ में अजीब कैफ भर रही थी। इस मसहूर कुन फिजा से लुत्फानंदोज होता हुआ वो ऐसे चल रहा था जैसे कोहसारों के दरमियान फिजा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। ये कोहसार, ये दरख्त, ये हवा और हर तरफ बिखरी हुई चांदनी सब उससे मानूस थे। वो यहीं पला बढ़ा, पढ़ा लिखा, फिर मुआश के लिए उसे यहाँ से बहुत दूर ले गई, फिर तलाशे मुआश उसे यहाँ से बहुत दूर ले गई। उसका रिज्क कहीं और लिख दिया गया तो वो बहुत दुखी होकर गया था। लेकिन चंद माह गुजरने के बाद वो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर इस हसीन वादी में चला जाता था। कुछ ही फासले से उसको अपने घर की तरफ जाती गली नजर आने लगी तो उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। घर के सामने रुककर उसने सदर दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार दस्तक कदरे तेज थी, जैसे उसकी बेताबी की जुबान। अंदर मकीनों को भी यकीन हुआ कि उन्हीं का दर खटखटाया गया है। कौन है भाई, सब्र तो करो। झल्लाई हुई आवाज़ उसके बाबा की थी, जो हर लफ्ज़ के साथ करीब आती महसूस हो रही थी। वो शरारत से ओट में हो गया। होंठों पर मुस्कुराहट मुसलसल थी। बाबा पाँव घसीटते हुए आए। दरवाज़ा खोलकर सामने देखा, कोई जी रूह नहीं। उन्होंने हैरत से पुकारा, कौन है भाई? वो हल्के से खंखारा। वो तेजी से पलटे। दाएं तरफ से उसे बरामद होते देखकर हैरत से मुंजमद ही हो गए थे। साइम तू? वो हंसता हुआ आगे बढ़ा और उनसे लिपट गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरा बेड़ा तर जाए, तूने बताया भी नहीं। हंसी उनकी आवाज़ में शामिल हो गई थी, साथ ही उसकी पुश्त पर थपकी दी। इत्तला क्यों नहीं दी अपने आने की? अच्छा है ना बाबा, आपको इंतज़ार की जहमत नहीं उठाना पड़ी। ऐसे ज़्यादा खुशी हो रही है ना? वो अपना बैग उठाकर उनके पीछे घर में दाखिल हुआ। वो ड्योढ़ी से ही बुलंद आवाज़ में पुकारने लगे, साइम की माँ, नौशी, दाइम, बाहर आओ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ। अम्मा नींद से बोझल आंखों के साथ दुपट्टा मुँह सर के इर्द गिर्द लपेट कर बरामदे में आई तो नौशी और दाइम उनके दाएं बाएं कंधों पर से झांकते हुए नवारिद को देखने की कोशिश कर रहे थे। साइम पर नजर पड़ते ही हैरत और खुशी से मुंह और आंखें एक साथ खुले थे। कुछ ही देर में वो घर, जिसके चारों नफूस सोने की तैयारी में बिस्तर पर जा चुके थे, अब साइम के साथ बैठे रात को दिन में तब्दील किए दे रहे थे। हाय, मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, इतना लंबा सफ़र करके आया है। अम्मा ख्याल आने पर बड़बड़ा कर उठी और किचन में चली गईं। नौशी उनके पीछे आई थी। बाबा और दाइम उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ हो गए थे। अम्मा ने कुछ ही देर में खुश रंग चिकन कोरमा, शामी कबाब, गरम गरम फूली फूली रोटियां उसके सामने रखीं। नौशी अंडों का हलवा ले आई। जितनी देर वो खाना खाता रहा, अम्मा अफसोस करती रहीं कि उसने आने का क्यों नहीं बताया, कि वो कुछ एहतमाम कर लेती। भलिए लोको, सुबह पका लेना जो जी चाहे, बेटे की जैसे चाहे खिदमत कर लेना, परेशान क्यों हो रही हो? मेरी प्यारी अम्मा, वहाँ कंपनी में एक जैसे खाने खा खा कर आपके हाथ के खाने में कैसी लज्जत महसूस हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। साइम ने मोहब्बत से उनके हाथ पर बोसा दिया। फिर बातों में रात के 2 बज गए। जब बाबा ने सबको सोने का हुक्म दिया, नौशी ने कमरे में जाने से पहले उसके कान में सरगोशी की, मैंने तुम्हारी आमद की खबर युसरा को बजरिया टेक्स्ट दे दी है। साइम ने अम्मा बाबा की तरफ देखते हुए बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई, लेकिन जब बिस्तर पर दराज हुआ तो एक ही नाम ने इर्द गिर्द बसेरा कर लिया, युसरा। दिल की धड़कनों में खुशगवार सी हलचल मच गई थी। युसरा सहन में बिछी चारपाइयों पर उकड़ों बैठी थी। एक बाजू घुटनों के गिर्द लपेट रखा था तो दूसरे हाथ से चारपाई की बुनत को छेड़ रही थी। आंखें सुकेड़े चारपाई पर जाने कौन सी तहकीक कर रही थी
कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके वजूद में कोई हरकत ना हुई। हल्की सी खंखार पर उसने यूं ही गर्दन मोड़ी। चारपाई के साथ खड़ी नौशी को देखकर उसकी आंखों में हैरत उतरी, फिर खुद भी सीधी होती हुई चारपाई से उतरी। कैसी हो नौशी, कब आई? कोई 10 मिनट हुए आए। पहले चची के पास किचन में गई, मिठाई और नीम को उन्हें देकर तुम्हारे पास आई हूँ। पर तुम तो अल्लाह जाने किन सोचों में ऐसी गुम हो कि मेरे आने की खबर ही नहीं हुई। मिठाई खैरियत? वो चौंकी। नौशी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बूझो तो कौन आया होगा, कौन लाया है मिठाई? युसरा का दिल तेजी से धड़का। साइम, नौशी खिलखिलाई। हाँ जी साइम, बिल्कुल अचानक आया है रात को, और अब यहाँ भी आने ही वाला होगा। मैं इसीलिए पहले निकल आई कि तुम्हें खबरदार कर दूं। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो। चलो जाओ। हुलिये को क्या हुआ है? ठीक ही तो है, वो कसलमंदी से बोली। अच्छा, ये जो शर्मीला सा तबस्सुम फैला है चेहरे पर, वो किस लिए? अब ऐसा भी कुछ नहीं। वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। एक्टिंग नहीं करो, मुंह हाथ धोकर बाल बना लो, वो आने ही वाला होगा। दोनों गहरी राजदार सहेलियां थीं। हर बात एक दूसरे से किए बिना उनका खाना हजम नहीं होता था। और फिर जब तक साइम आया, युसरा मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके बाल भी बना चुकी थी। प्रिंटेड लॉन का सूट, उस पर गुलाबी दुपट्टा ओढ़े, खुद भी गुलाबी लग रही थी। साइम ऑफ वाइट कुर्ता पजामे में मलबूस बड़ी बड़ी गुलाफी आंखों से उसे देखता तो खूबसूरत नर्म एहसासात एक मुस्कुराहट की तरह झलकते थे। कुछ देर बैठे, चची ने चाय पिलाई तो नौशी ने पूछा, हम बाहर से हो आए चची? चची नादान तो थी नहीं कि उसकी फरमाइश का पस मंजर न जान पाती। मुस्कुराहट छुपाती उठ गई। जाओ मगर जल्दी आना। तीनों घर से बाहर आए, जहाँ खेतों का तवील सिलसिला था। लंबी लंबी कमाद की फसलों के दरमियान किसान, कच्ची पगडंडियां, आगे गंदम की सुनहरी बालियां, हर तरफ सोना बखेर रही थी। अगरचे धूप उतर आई थी, लेकिन उसमें तपिश नहीं थी, बल्कि सरसराती हुई हवा बदन से टकराती तो रूह तक में सुरूर भर देती थी। एक तो अपने गांव के खूबसूरत माहौल का असर, फिर युसरा की कुर्बत, साइम पर तो कैफ छा रहा था। नौशी ट्यूबवेल की मुंडेर पर जाकर धप से बैठ गई। बस मैं थक गई हूँ। सुबह से अम्मा के साथ काम करवा रही थी और अब इतना चलकर थकावट हो गई है। साइम उसकी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। कुछ दूर आकर उसने जेब से एक डब्बा निकालकर युसरा की तरफ बढ़ाया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। युसरा ने हैरत से पहले उसे देखा, फिर डब्बे को। ओह फोन? तहय्युरामेज खुशी से उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो स्मार्टफोन ले। कब से पैसे जमा कर रही थी, लेकिन इतने पैसे बचते ही कहाँ थे कि वो फोन ले पाती। अब इतना अचानक ऐसा तोहफा जो हसरत बनता जा रहा था मिल जाना, मारे खुशी के डब्बा पकड़ते हाथ कपकपाए और उसकी तरफ तशक्कुर से देखती आंखों में नमी चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। खोलकर देखो कैसा है। उसने डब्बा खोला। क्या चमकता हुआ फोन। खुशी की इंतहा न रही थी। मैं तुम्हें सारे फंक्शन समझा दूंगा और एप्स सेटिंग भी कर दूंगा। वो उसे दिखाने लगा। ये प्रोटेक्टर है, ये नीचे इसका कवर है, और अब ये देखो मैंने खुद ही तुम्हारी आईडी बना ली। ये फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप हैं, और कुछ भी अच्छा लगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। मैंने अपना, तुम्हारे और अपने घर वालों के फ़ोन नंबर इसमें सेव कर दिए हैं। बैलेंस भी लोड करवा दिया है। मजीद जो ना समझ आए बता देना। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो क्या बता रहा था और उसने कैसा गैर मुतल्लिक सवाल किया? वो हंस दिया। बोनस मिला था यार, इस साल ज्यादा मिला तो कुछ पहले से जमा किए हुए पैसे थे और बाकी बोनस वाले मिलाकर ये ले लिया। बेफिक्र रहो, डाका नहीं डाला। हंसते हुए उसका चेहरा सुर्खी माइल हो रहा था। वो आज बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुसलसल उसे देख रही थी। साइम ने उसे यूं देखता पाकर आंख दबाई तो वो झींप गई। तायमी ने इतराज तो नहीं किया? उसने मौजू तब्दील किया। नहीं, बाकी पैसे उन्हें दे दिए थे। इतने में नौशी करीब आ गई। आज यहीं रहने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, आओ चलते हैं। युसरा घबरा कर आगे बढ़ी, लेकिन नौशी ने बाजू पकड़कर रोक लिया। ये क्या है युसरा? ये फोन है। उसने डब्बा आगे बढ़ा दिया। उसने लंबी करके आंखें घुमाई। तो ये गिफ्ट लाया है तुम्हारे लिए। वाह। युसरा साइम के चचा की बेटी थी। छोटी सी थी जब चचा का इंतकाल हो गया। उनका गुजर कसम पुरसी में होता, पर ऐसा ना हुआ था। हाशिम ने अपने खून का हक निभाया और उनकी मुकम्मल देख रेख की।
सारे बच्चे मिलकर स्कूल, मदरसे और ट्यूशन जाते। उसके बाद जो वक्त मिलता एक दूसरे के घरों में पाए जाते। जहाँ खाने का वक्त हुआ वहीं खा लिया, ना तकल्लुफ, ना शर्म, ना ही पकाने वाली के माथे पर बल। यूं ही दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। साइम की 2 कज़न हैदराबाद और कराची के दरमियान मौजूद शहर नूरियाबाद की लकड़ा फैक्ट्री में मुलाजमत के हसूल के बाद वहीं रिहायशी क्वार्टर्स में रहने लगे। उन्होंने साइम को भी बसद-इसरार बुला लिया था। वहाँ ज़हरा टेक्सटाइल मिल में उसे पावर प्लांट ऑपरेटर की जॉब मिली थी। तनख्वाह के अलावा उसे सालाना बोनस भी मिलता जो 3 माह की तनख्वाह के बराबर होता। रिहाइश के लिए स्टाफ क्वार्टर्स और खाने के लिए मेस, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो स्पिनिंग यूनिट वाली साइड पर होता था। जब सालाना बोनस मिलता तब वो ज़रूर गाँव जाता, चाहे महीना भर पहले ही जाकर आया हो। इस बार आया तो अम्मी ने उससे युसरा के बारे में राय ली। वो उसे बहू बनाना चाहती थी। साइम को क्या एतराज़ होता। उसे वो खामोश तबाह हूरों के से हुस्न की मालिक अपनी छुई मुई सी कज़न बेहद पसंद थी। पसंदीदगी उसके दिल में ही रह गई थी। अब अगर यूं उसे मिल रही थी तो खुशी भी बेपनाह थी। फिर दोनों की बाकायदा मंगनी कर दी गई। साइम वापस अपनी जॉब पर आ गया। उसके और युसरा के दरमियान कोई राब्ता नहीं था, क्योंकि चचा के पास एक छोटा सा पुराना सा फ़ोन था जिस पर वो खुद ही बात करती थी और कोई फ़ोन उनके घर में नहीं था। साइम ने पक्का इरादा कर रखा था कि वो बोनस मिलते ही युसरा के लिए फ़ोन लेकर जाएगा कि दोनों आपस में कुछ बात तो कर सकें। इस बार वो उसके लिए ये तोहफ़ा लाने में कामयाब रहा था। उसका अब ये फ़ायदा हुआ कि वो युसरा से टेक्स्ट पर बात कर लेता था। उसके 3-4 मैसेजेस के जवाब में उसका बमुश्किल एक आध रिप्लाई आता, लेकिन साइम उस पर भी खुश था। उस दिन वो खाना खाकर आया तो पहले फ़ोन उठाया कि युसरा को मैसेज करे। बेड पर लेटकर उसने फ़ोन सामने किया तो हैरत अंगेज़ तौर पर युसरा का मैसेज आया हुआ था। उफ़, इतना खुशगवार सरप्राइज़! साइम के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। कमाल ही हो गया आज तो। उसने मैसेज ओपन किया। साइम, मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम भी मेरी जान छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो और जहाँ दिल चाहे शादी कर लो। साइम जो जो टेक्स्ट पढ़ रहा था उसके चेहरे का रंग तब्दील होता जा रहा था। दिमाग सनसनाने लगा और खून कनपटियों को ठोकरें मारने लगा। ये मैसेज युसरा ने लिखा है, ये वाकई उसने लिखा है। उसने फ़ौरन रिप्लाई किया, ये क्या मजाक है? ये हरगिज़ मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इतनी जल्दी उसका जवाब आया जैसे फ़ोन हाथ में लिए बैठी थी। साइम को लगा उसका सर किसी ने पंखे के साथ बांध दिया हो। ऐसे जू जू करता घूम रहा था। वो कब से दोनों हाथ सर के नीचे बांधे चित लेटा था। मोबाइल उसके सीने पर धरा था। आंखें छत पर जमाए यकटुक पता नहीं क्या देख रहा था। अब तो छत पर कड़ियां भी नहीं होती कि वो उन्हें गिनता। तो फिर फारूक, उसका कज़न, दूसरी चारपाई पर बेसुध होकर सो रहा था। आमतौर पर साइम भी उस वक्त सो जाता था, लेकिन अब कैसे वो सो सकता था? युसरा के बेमौका नामुनासिब मैसेज ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। वहाँ उन दोनों की शादी के दिन तय पा रहे थे और यहाँ वो शदीद खुल्फिशार में मुब्तला हो गया था। उसने 3-4 बार युसरा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अटेंड नहीं की। साइम के मैसेजेस के जवाब तक नहीं दिए थे। उससे तो ये वाज़ेह हो गया कि वो मैसेज भी उसी ने किए थे और उसकी मर्जी यही थी। वो अब इस कश्मकश से आज़ाद होना चाहता था। वो अगर उसे पसंद नहीं करती तो शादी के लिए कैसे रजामंद हो सकती थी? और अम्मा तारीख रखने वाली थी। ईद के बाद उनका इरादा साइम की शादी करने का था, लेकिन साइम अब ये कैसे होने दे सकता था? उसने इतनी बड़ी बात दिल में छुपा रखी थी कि जो खंजर की नोक की तरह उसके दिल को चीरे लगाती तो उससे लहू टपकता, टीस उठती थी। ये मुस्तकिल दर्द उसे इतनी बड़ी बात भूलने नहीं दे रहा था कि अब वो वक्त था कि अगर वो ये बात मजीद अपने दिल में रखता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। सो उसने अम्मी को बताना ही पड़ा। वो सुनते ही चिराग पा हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हो जो हर पल हमारी आंखों के सामने हमारे करीब रहती है, और तुम खुद जो सबसे दूर रहते हो। भरोसा तो तुम्हारा नहीं किया जा सकता कि वहाँ मिल में किसी और लड़की को पसंद कर लिया हो और अब जान छुड़ाने को युसरा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। साइम ने जबड़े भींच कर खुद पर जब्त किया। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप युसरा से पूछ सकती हैं। मैं उससे क्यों पूछूं? हर वो बात जो तुम्हारे मुतल्लिक या शादी के बारे में की जा रही है उसकी मौजूदगी में ही होती है। उसने कभी एक लफ्ज़ एतराज़ का नहीं कहा, कभी मुखालफत में नहीं बोली। ये तो तुम बोले हो, और क्या खूब बोले हो। तुम्हें इस वक्त से बेहतर मेरे सर में राख डालने का
اور کوئی موقع مل سکتا تھا سو جی بھر کر راکھ اڑاؤ، سر کے ساتھ میرا منہ بھی کالا کرواؤ، اچھی طرح ساری برادری میں ذلیل کرواؤ، اور میں کبھی کسی کو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اماں آپے سے باہر ہو کر جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ سنسناتی کن پٹیوں اور بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ فون کان سے لگائے پتھرایا کھڑا تھا۔ دوسرے دن بابا کا فون آیا تھا۔ دھیمے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کا آغاز کیا تھا۔ سائم بیٹا، جو بات بھی ہے مجھے کھل کر بتاؤ۔ اماں نے نہیں بتایا۔ بتایا تو ہے، لیکن جو کچھ بتایا ہے اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ تم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتنے عرصے سے تمہاری بات طے ہے، اور اب جب شادی کی تاریخ طے ہونے لگی تو یہ اچانک یسریٰ پر الزام لگا کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا رد عمل دوں۔ اگرچہ یسریٰ کے میسج جیسے کہ تیسے میرے فون میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اس سے پوچھیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہے یا نہیں۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ پوچھ چکا ہوں، اور اس نے صاف اور واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ اس نے کوئی میسج نہیں کیا اور نہ ہی شادی سے انکار۔ اور یہاں اس بات کو لے کر کتنا ہنگامہ ہوا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ساری برادری سخت غصے میں ہے کہ تم نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ، وہ کراہ اٹھا۔ میں کیا کروں کہ سب کو یقین آ جائے؟ چلیں بابا، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے چھٹی مل جائے، پھر سب کے سامنے سب کچھ کلیئر کرتا ہوں۔ اس نے اس بار مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بول اٹھے۔ نہیں نہیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کا فون لے کر تم سے مذاق کیا ہو یا جان بوجھ کر رشتہ ختم کروانے کی کوشش کی ہو۔ میں بہرحال خود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یسریٰ جیسی فرما بردار بچی نے ایسی حماقت کی ہوگی۔ تم میں کیا کمی ہے کہ وہ ایسا غلط فیصلہ کرے گی؟ پھر وہ اب بھی تم سے شادی کے لیے راضی ہے، ورنہ کوئی زبردستی تو نہیں؟ بس اب اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تم مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے لگا ہوں، اس فخر کے ساتھ کہ میرا بیٹا میرا سر کہیں نہیں جھکنے دے گا۔ انہوں نے بڑے آرام سے کہا۔ پر بابا، دیکھ پتر، تجھے میری قسم، وہ اس کی بات کاٹ کر تحمل سے بولے اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ عید کے بعد اس کی شادی تھی اور وہ اپنی متضاد سوچوں سے جنگ کرتے کرتے نڈھال ہو گیا تھا۔ یسریٰ کا خیال آتا تو ساتھ ہی تنفر کی ایک لہر اس کے پورے وجود کو نیلا کر دیتی تھی۔ شادی کے حوالے سے کوئی اچھی سوچ تھی بھی تو نفرت کی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اب اندر کمرے میں وہ دلہن بنی اس کی منتظر تھی اور سائم کا اپنے کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ رسموں نے اسے تھکا دیا تھا۔ پھر شیروانی، کلا اور خصہ جیسے روایتی ملزوم جن سے کمرے میں جا کر ہی آزادی ملتی۔ کزنز اسے دروازے کے سامنے چھوڑ کر جا چکے تھے، سو اب اندر تو جانا ہی تھا۔ دروازہ کھول کر من بھاری قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا۔ آف وائٹ کمرے میں اس کا ڈارک براؤن فرنیچر کل ہی آراستہ کیا گیا تھا۔ آف وائٹ اور براؤن بیڈ شیٹ جہازی سائز بیڈ پر بچھی تھی اور ارد گرد پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ان کے عین درمیان پیچ کلر کے سوٹ میں ملبوس عروسی دوپٹہ اوڑھے، گھٹنوں پر ہاتھ اور ہاتھوں پر تھوڑی رکھے وہ بیٹھی تھی جو اسے بذریعہ میسج شادی سے منع کر چکی تھی، اور اس کے تن بدن کو سلگا کر اب اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ سائم کو اپنے اندر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھائے اور باہر پھینک آئے، لیکن مجبوری تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا اور اماں ابا خوشی اور ناز سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے صبر کے۔ بوجھل دل و دماغ کے ساتھ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یسریٰ کے انداز میں واضح جھجک نظر آئی تھی۔ ایک تلخ تبسم ذرا سی دیر کو سائم کے لبوں پر آیا اور پل میں غائب ہو گیا۔ اب بیٹھ گیا تھا تو چپ رہنے کے لیے تو نہیں نا، سو پتھر لڑکائے تھے۔ مرضی کے برخلاف اس کمرے میں آنا کتنا مشکل ثابت ہوا ہوگا نا۔ یسریٰ نے بے اختیار سر اٹھایا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن دلہن بن کر اتنی زیادہ خوبصورت لگے گی یہ تو سائم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میک اپ اور زیورات نے اسے کیسا الوہی حسن عطا کیا تھا کہ وہ مزید طنز کے لیے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنے بند لبوں کو جنبش دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے نکاح کے لیے کیوں دستخط کیے؟ سائم اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ آگے سے یسریٰ نے اپنی جگہ سے کھسک کر نزدیک آ کر اس کی شیروانی کا گریبان پکڑ کر شرمیلی سی مسکان سے کہا، اب جانے بھی دیں وہ سب، آج ہماری شادی ہوئی ہے، مبارکباد دینی ہے نا۔
اس کے غیر متوقع رد عمل نے سائم کو ششدر کر دیا۔ ایک تو وہ اتنی خوبصورت، پھر یہ احساس کہ وہ اس کی ملکیت بن گئی ہے۔ ساری جلتی ہوئی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے گراتا اسے شب عروسی کے سحر میں جکڑتا چلا گیا تھا۔ کتنے دن گزرے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کی چھٹی ختم ہو گئی، وہ نوری آباد آ گیا، لیکن اب دل کیسے لگتا۔ بالآخر اس نے ایک گھر لے کر یسریٰ کو بلوا لیا۔ یسریٰ کے آنے سے جو بہار آئی سو آئی، اس کے گھر کا سکھ بھی مل گیا۔ پھر ایک دن سائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ شدید متاثر ہوئی۔ وہ بیڈ ریسٹ پر آ گیا۔ یسریٰ سب کچھ بھلائے اس کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن سائم کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ ایک کسک جو دل میں زخم بنی ہوئی تھی اور وہ اس زخم پر کھرنڈ نہیں آنے دیتا تھا، ہر روز اسے تازہ کرتا تھا۔ تو بھول کیسے سکتا تھا؟ اب تو فرصت سے سوال و جواب کا موقع ملا تھا۔ وہ اسے پکار بیٹھا، یسریٰ ایک بات بتاؤ۔ پریشان اور مصروف یسریٰ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا پوچھے گا، سو پاس آ بیٹھی۔ جی، تم نے مجھے شادی سے منع کر دیا تھا، تو پھر حامی کیوں بھری؟ کسی نے مجبور کیا تھا تمہیں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یہ پوچھے گا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ مجبور کیوں؟ اور میں کیوں مجبور ہوتی؟ تو پہلے منع کر کے پھر شادی کر کے میرے پاس آ جانا، یہ کیسے ہوا؟ آپ وہ سب بھول نہیں سکتے؟ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ حلق کی خشکی کے لیے تھوک کا گولا نگلنا پڑا تھا۔ سائم یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ الفاظ میں مبالغہ شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاثرات میں کوئی رنگ آمیزی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے اداکار اچانک تاثرات میں کوئی رنگ آمیزی شامل نہیں کر پاتے، تو وہ ابھی تک کچی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ ہی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب بہت خوش ہوں۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اس بار سائم کے لہجے میں تلخی ٹپکی تو یسریٰ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ اس نے تھوک نگلا۔ مجھے فاروق نے، وہ پھر رک گئی۔ بہت مشکل ہو رہی تھی بات کرنے میں۔ فاروق ان کا مشترکہ کزن تھا جو سائم کے ساتھ نوری آباد میں کام کرتا تھا اور کوارٹر میں بھی ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کے نام پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا فاروق؟ اس کا کیا ذکر؟ اس نے کہا کہ آپ یہاں فیکٹری میں کسی کو پسند کرتے ہیں اور مجبوراً مجھ سے۔ وہ اٹک اٹک کر جو کہہ رہی تھی اس نے سائم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں کسی کو پسند کرتا تھا؟ ہاں، پسند کسی اور کو کرتا تھا اور بھاگا بھاگا تمہارے پاس وہاں جاتا تھا۔ تمہیں فون چاہیے تھا اور میں نے اپنی ہر ضرورت کو پسے پشت ڈال کر پیسے جمع کیے اور تمہارے لیے فون خریدا کہ وہ سچی خوشی تمہارے چہرے پر دیکھ پاؤں جو دلی خواہش پوری ہونے پر ہوا کرتی ہے۔ کسی اور کو پسند کرنے کی صورت میں مجھے تم میں کیا دلچسپی باقی رہ جانی تھی؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی حوصلہ کھو بیٹھی اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ فاروق نے کہا کہ آپ کو گھر والوں کا خوف شادی سے انکار نہیں کرنے دے رہا، ورنہ آپ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کریں۔ اسی نے مشورہ دیا کہ میں اگر انکار نہیں کر سکتا تو تم کر دو۔ سائم کے سوالات پر اس کی بھیگی پلکیں جھک گئیں۔ پھر قائم بھی رہتی نا اپنے انکار پر، اتنی مضبوط بھی بنتی کہ سب کو فیس کر لیتی۔ میرے لیے جھگڑا اور رسوائی تیار کر کے خود اپنی ہی بات سے مکر گئیں، یہ سوچے بغیر کہ بہت لوگ اس بات کو مذاق سمجھ کر بھول بھی جائیں تو میں کیسے بھولوں گا، بھول بھی کیسے سکتا ہوں۔ اس کے لفظ سے تلخی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب غلط فہمی تھی، آپ پلیز بھول جائیں۔ اس کے کاٹ دار لہجے پر وہ چپ رہ گئی۔ فاروق سے تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھے پسند ہے اور مجھے ہی علم نہیں، اور فاروق جانتا ہے۔ وہ اپنی بات کا ایسا پکا کہ دوسرے دن فاروق کو بلا بھی لیا۔ یسریٰ کو اپنی سانسیں چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی اور کمرے میں آتی ہلکی آوازیں اب اونچی ہو رہی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ جب کپ ٹرے میں رکھنے لگی تو محسوس ہوا ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ کمرے میں آئی تو فاروق کہہ رہا تھا، یار میں نے تو اس سے مذاق کیا تھا اور یہ پاگل سچ سمجھ بیٹھی۔ یسریٰ کو لگا سارا کمرہ گھوم گیا ہو۔ مذاق؟ وہ جو اسے انتہائی سنجیدگی سے یقین دلا رہا تھا کہ سائم نوری آباد فیکٹری میں موجود اپنی کولیگ کے عشق میں سرتابہ ڈوب گیا ہے۔ یسریٰ کے ساتھ باندھا گیا بندھن وہ بحالت مجبوری نبھا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ گھر والوں کے مجبور کرنے پر یسریٰ سے شادی بھی کر لے تو وہ کنزا نامی لڑکی کے عشق سے باہر نہیں آ سکتا۔ وہ ضرور اسے اپنائے گا۔ اس شہری لڑکی کے سامنے تمہاری قدر نہیں ہوگی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی فیشنیبل،
तरहदार। और फिर साइम को उसने ऐसा काबू किया हुआ है कि उसकी जुम्बिश अबरू पर चलता है। तुम अपनी इज्जत बचाओ, कल दुख उठाने से बेहतर है आज दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लो। वो जो कब से पथराई हुई उसे सुन रही थी, वह मुश्किल हरकत में आई। वो खुद ही कर लेंगे। वो नहीं करेगा, घर वालों के प्रेशर में तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन कंजा को भी नहीं छोड़ेगा। वो 15 दिन वहाँ रहा और मुसलसल उसे साइम से मुतनफर करता रहा। वो उन दिनों बहुत ज़हनी अजियत से गुजर रही थी, साइम के तस्वुर से जिन एहसासात में घिर जाती थी। वो दोनों जल्द ही एक होने वाले थे। वो उसे मैसेज, कॉलेज में अपने जज्बात की तरसील किया करता था, और अब फारूक भाई की बातें, यानी साइम तो किसी और से मोहब्बत करते हुए उसे अपनाने वाला था, इसलिए ज़बरदस्ती मजबूर होकर उसे मैसेज या कॉल करता था। किसी लड़की के लिए उससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि वो किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाए। वो जो हर वक्त साइम के तस्वुर में डूबी ख्वाबों की दुनिया में खुश रंग दुनिया बसाए, उसमें उसके संग घूमती रहती थी, और वो किसी और के प्यार में डूबा उसे ज़बरदस्ती कबूल करने वाला था। उसका दिल बेढब तौर से धड़कता और जिस्म कांपने लगता। कब तक जब्त करती, उस दिन उसे टेक्स्ट कर ही दिया। उसने फौरन जवाब दिया था, साथ ही कॉल भी। वो खौफजदा हो गई थी, क्या कहेगी? वो झूठ ही बोलेगा या मसनूई गुस्सा करेगा? नहीं, वो उसका फ़ोन अटेंड नहीं करेगी, वो उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं देगी। उसने यही किया। लेकिन ये बात मैसेज और कॉल की नहीं थी, ये तो घरों खानदानों में तूफान बपा कर देने वाली बात थी। साइम ने फौरी तौर पर घर पर इनकार के हलवा भेजा था। ओह, तो जाहिर है इसी मौके की तलाश में था, और साथ ही युसरा के मैसेज का भी बता दिया। ताई ने फौरन अम्मी को बुलवा लिया था। अम्मी ने तहम्मुल से सिर्फ एक बार उससे पूछा था। उसकी हाँ पर उसे रुई की तरह धुनक दिया था। तू इस काबिल हो गई कि मुझे बताए कि वो रिश्ता तेरे लिए ठीक नहीं? जो सबसे ज्यादा अमीर घराना है हमारे खानदान का, वो खूबरू बरसरे रोजगार लड़का भी बुरा हो गया, तो फिर तुझे एक बिन बाप की लड़की को ब्याहने कौन आएगा? मुझे तू बता। अव्वल तो इस काबिल कोई लड़का नहीं, दोइम ये दाग कि उसने अपनी इतनी पुरानी मंगनी बिला वजह तोड़ दी। तो ये कैसी लड़की होगी? ये तो तेरे ताया हैं जो हम पर रहम खाकर ये रिश्ता कर बैठे, वरना तो सारा खानदान उनको बेटी देने को तैयार बैठा है। आज यहाँ से मना हो, वो इसी तारीख पर शादी करके दिखाएंगे। तुम हो किन हवाओं में? क्या समझकर ये बकवास की है? वो किसी और को पसंद करता है, उसने रोते हुए बताया। वो 10 और लड़कियों को पसंद करता हो, शादी तुमसे कर रहा है बस। अम्मा की आंखें सुर्ख हो गई थी और माथे पर उभरी हुई रग तेजी से फूल रही थी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। ये पसंद नापसंद कुछ नहीं होती, अहम होती है तो वो बीवी जो सैकड़ों की मौजूदगी में अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर लाई जाती है। इससे उसका घर बनता है, नस्ल बढ़ती है, उस जैसी और कोई नहीं होती। और वो तो राजी है शादी पर, उसने तो कोई एतराज नहीं किया। वो डरता है अपने माँ बाप से, इसलिए वो चीख उठी। अम्मा जो तंजो गुस्से से उसे देख रही थी, एकदम तंजिया मुस्कुराई। तो तुम नहीं डरी? तुम्हें इस अधमरी हुई माँ का कोई एहसास ही नहीं कि इस पर क्या बीतेगी? वो दुनिया को क्या जवाब देगी? हम वो अमीर कबीर लोग नहीं हैं जो महज लड़के में कोई एक नापसंदीदा फेल देखकर मना कर दें और फौरन दूसरी जगह रिश्ता भी कर लें। हमारे लिए सारी उम्र की लानत है रिश्ता टूट जाना। कजा लड़की खुद तोड़े, और मुझे साइम से किसी गलत काम की तवक्को नहीं। बहुत नेक बच्चा है वो। फिर दूसरे दिन उन्होंने उसे तहम्मुल से समझाया कि ताया और ताई किस कदर परेशान हैं और उसके लिए वो क्या क्या बनवा चुके हैं। कम उम्र बेटी को वो बहुत जल्द राह पर ले आई थी, लेकिन साथ ही चौकन्नी होकर उसके साथ साथ रहती कि कोई उसके कान न भरे। उन्हें अंदाजा था कि किसी ने इसे साइम के खिलाफ वर्गलाया है, वरना वो खुद से ऐसी बात करने वाली नहीं, और अब वो किसी को ये मौका नहीं देने वाली थी। वो न सिर्फ उसके पास बैठी रहती बल्कि उसकी जहन साजी भी साथ साथ करती कि वो इतनी खुश नसीब है कि उसे साइम जैसा जीवन साथी मिल रहा है। खानदान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और अमीर खानदान का लड़का। बातों बातों में उन्होंने फारूक की बहन अम्मारा का बताया कि वो साइम को पसंद करती थी, और उस समय तो उसके घर वालों ने कितनी कोशिश की कि उसका रिश्ता साइम से हो जाए, लेकिन साइम और उसके वालिदैन को युसरा दिलो जान से पसंद थी। युसरा सन्नाटे में आ गई। तो क्या इसलिए फारूक भाई? वो शादी वाले दिन तक उसे प्यार से समझाती रही कि अगर साइम के रवैये में नाराजगी का शायबा भी हो तो वो उसे मनाने में पहल करे, जरा ना झिझके, क्योंकि गलती बहरहाल उसकी है, और मर्द इस तरह की तौहीन आसानी से भूलता भी नहीं है। और वो ही हुआ था। पहली रात वो उसके पास बैठते ही तलखी से हम कलाम हुआ था। दुल्हा के रूप में तैयार होकर इतना खूबसूरत और शानदार, मगर नाराज़ बरहम। वो जो हमेशा उससे झिझकती शर्माती थी, अब अपने अंदर वो सारी हिम्मत मजतमा कर लाई
उसे ये इल्म था कि ये उसका आखिरी चांस था कि वो अपनी ही पैदा करदा गलत फहमी का खात्मा अपने ही हाथों से कर दे। कहाँ इस दिन का तस्वुर ही पसीने छुड़ा रहा था और कहाँ इतनी हिम्मत आ गई कि वो एकदम उठकर उसके करीब हुई। और बिलाशुबा वो तो था ही बहुत अच्छा, फौरन नरम पड़ गया। लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि मर्द ऐसी बात कभी नहीं भूलता। बताओ फारूक क्या कह रहा है? वो चाय रख कर बैठी तो साइम ने कहा, आपने कहा था ना फारूक भाई। युसरा तुम पागल तो नहीं? मैं मजाक करता रहा और तुम सच समझ बैठी। फारूक इतनी तेजी से बोला कि मुंह देखती रह गई। तुमने मेरे मुतालिक ऐसा मजाक क्यों किया? साइम ने तलख लहजे में फारूक से पूछा। यार मेरी बहन है ये, इससे मैं मजाक भी नहीं कर सकता। ये कैसा मजाक था फारूक भाई कि यहाँ मेरे कान भरकर मुझसे इतना गलत फैसला करवाए। वहाँ फौरन उसे आपकी बहन का रिश्ता पेश किया जाने लगा। जो साइम मेरे नहीं थे वो आपकी बहन के कैसे होने लगे थे? फिर भी आप कह रहे हैं वो मजाक था। युसरा के लहजे में कांच बिखरे हुए थे। वो तो अम्मी का अहमकाना कदम था। अपनी खिफ़त छुपाने के लिए उसने कहा। उन्हें ये यकीन किसने दिलाया कि युसरा और साइम का रिश्ता खत्म हो रहा है? तो वो फौरन रिश्ते के लिए वहाँ पहुँच गयी जहाँ दूसरी तमाम रिश्तेदार खवातीन आपस में गलत फहमी दूर करने पर जोर दे रही थी। आज युसरा बख्शने वाली नहीं थी। 10 माह हो रहे थे। महबूब शोहर एकदम बेमुरवत हो जाता। उसकी मोहब्बत बदगुमानी की रिदा तले जा छुपती और वो उसके हर अच्छे अमल को खुशामद पर महमूल करती। ये सब उस शख्स की करम फरमाई थी जो अब मासूमियत से इतनी बड़ी बात को मजाक कहकर टाल रहा था। युसरा के तन बदन में आग लग गई थी। फारूक का रंग वाज़ेह तौर पर फीका पड़ गया था। सॉरी युसरा और साइम, मुझसे वाकई गुनाह सरजद हुआ है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसका इतराफ युसरा के जलते तन बदन पर ठंडे पानी के छींटे बनकर बरसा था। हर सू जैसे रोजन बन गए और ठंडी हवा के झोंके उनमें से अंदर आने लगे। साइम और फारूक बाहर चले गए थे। मजीद क्या बात हुई उसे नहीं मालूम। वो तो बस आंखें मूंदे उन ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी जो उसे हल्का फुल्का करते अपने साथ बहा ले जाने को बेकरार थी। युसरा, उसे अपने करीब साइम की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक कर सीधी हो बैठी। वो भी बैठ गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाए रखा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि फारूक मेरी यूं किरदार कशी करता रहा था। मैं भी उसकी बातों में क्यों आई? मेरा भी तो कसूर है। वो उसकी माजरत पर तड़प उठी। नहीं, तुम इतनी दूर थी तो ये सब तुम्हें सच लगता था। बहरहाल हम आइंदा के लिए अहद करते हैं कि हम अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। वो उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोला तो शर्मीली सी मुस्कुराहट युसरा के होंठों पर फैल गई। लेकिन तीसरा तो आ रहा है। कौन तीसरा? वो हैरत से उसे देख रहा था। वो जो आपको पापा और मुझे मामा कहेगा। कुछ पल लगे थे साइम को बात समझने में और फिर कमरा उसकी खुशी से भरी चहकारों से गूंज उठा था। युसरा भी खिलखिला रही थी। अब खुशी को पंख लग गए थे। वो उन दोनों के इर्द गिर्द उड़ती फड़फड़ाहट पैदा करती घूम रही थी और वो उसके साथ जैसे झूम रहे थे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।